सुबह का वक्त था। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन हरीराम के घर में आज माहौल बिल्कुल अलग था। हरीराम की मौत के बाद आज उसकी सारी जमीन जायदाद का बंटवारा होने वाला था। घर के आंगन में 3 भाई बैठे थे। सबसे बड़ा भोला, उससे छोटा नंदू और सबसे छोटा सीधा सादा गोपाल। गोपाल अपने दोनों भाइयों को बाप जैसा मानता था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। दूर खड़ी उसकी पत्नी फूलमती सब कुछ देख रही थी। उसके मन में शुरू से ही बेचैनी थी। देखो, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारा मैं करूँगा। किसी को कोई दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं भैया, आप जो फैसला करोगे वही सही होगा। आप दोनों मेरे बड़े भाई हो, जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। भोला के चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान आ गई। सबसे पहले खेतों का बंटवारा करते हैं। हमारे पास 2 बड़े खेत हैं और उन दोनों खेतों के बीच में जो पतला सा मिट्टी का रास्ता है, वही गोपाल का हिस्सा होगा। एक खेत मेरा, एक नंदू का और बीच का मिट्टी वाला हिस्सा गोपाल का। वाह भैया, क्या जबरदस्त फैसला किया है। आखिर बड़ा भाई किस दिन काम आएगा? गोपाल एक पल के लिए चुप हो गया। उसके दिल को थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। जो आपको ठीक लगे भैया, मुझे मंजूर है। फूलमती का खून खौल रहा था। उसका मन कर रहा था वहीं सबके सामने बोल दे, लेकिन घर में झगड़ा ना हो, इसलिए वो चुप रही। अब चंदन के पेड़ का बंटवारा करते हैं, चलो मेरे साथ। तीनों भाई घर के पीछे लगे बहुत कीमती चंदन के पेड़ के पास गए। उस पेड़ की लकड़ी बहुत महंगी बिकती थी। पेड़ में 2 बड़ी डालें थी और नीचे एक मजबूत जड़। एक डाल मेरी, एक डाल नंदू की और जड़ गोपाल की। बहुत बढ़िया भैया, इस पेड़ से तो हम बहुत पैसा कमाएंगे। जो आप लोग ठीक समझो। अब गोपाल को समझ आने लगा था उसके साथ सच में अन्याय हो रहा है, लेकिन बड़े भाई की इज्जत में वो अब भी चुप था। अब घर का बंटवारा करते हैं। इस घर में 4 कमरे हैं और एक छत। 2 कमरे मेरे, 2 कमरे नंदू के और ऊपर की छत गोपाल की। कमाल कर दिया भैया, सच में आप बहुत समझदार हो। इस बार गोपाल के दिल को बहुत चोट लगी, लेकिन उसने फिर भी सिर झुका दिया। उसे लग रहा था शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। गोपाल का दिल अंदर ही अंदर टूट चुका था, लेकिन वो अपने बड़े भाइयों के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी अचानक नंदू फिर से बोल पड़ा। अरे भैया, आप एक जरूरी चीज तो भूल ही गए। अब क्या रह गया? पिताजी जो रुपए पैसे छोड़कर गए थे, उनका बंटवारा। भोला के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। वो तुरंत घर के अंदर गया और थोड़ी देर बाद मिट्टी का एक बड़ा मटका लेकर बाहर आया। उस मटके में बहुत सारे सिक्के भरे हुए थे, कुछ नए चमकदार सिक्के और कुछ बहुत पुराने। देखो, जो नए सिक्के हैं वो मेरे और नंदू के, और जो पुराने बेकार सिक्के हैं वो गोपाल के। बिल्कुल सही कहा भैया, इन पुराने सिक्कों का अब कोई काम नहीं। भोला ने पुराने सिक्कों में से सिर्फ 4 सिक्के निकाले और गोपाल के हाथ में रख दिए। गोपाल चुपचाप उन सिक्कों को देखने लगा। उसकी आंखें भर आई थीं। अगर मेरी किस्मत में बस इतना ही लिखा है तो मुझे मंजूर है भैया। गोपाल जैसे ही घर के अंदर जाने लगा, तभी भोला ने उसे रोक लिया। अरे ओ गोपाल, कहाँ जा रहा है? अपने कमरे में जा रहा हूँ भैया। कमरा? कौन सा कमरा? अब ये घर हमारा है, तेरा हिस्सा तो सिर्फ छत है। जा, ऊपर छत पर जाकर रह। ये सुनते ही गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। फूलमती भी हैरान रह गई। भैया, ऐसा मत कहो, मैं कहाँ जाऊंगा? अभी अभी मेरी शादी हुई है। तो उसमें हम क्या करें? बंटवारा हो चुका है, अब इस घर पर सिर्फ हमारा हक है। शर्म नहीं आती आप दोनों को? अपने ही छोटे भाई के साथ ऐसा कर रहे हो। भगवान सब देख रहा है। ओए चुप, बहुत ज्यादा जुबान चलाने लगी हो। जितनी इज्जत से कह रहे हैं उतनी इज्जत से निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। गोपाल ने हाथ जोड़ लिए। भैया, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वो तुम्हारी समस्या है, हमारी नहीं। और अगले ही पल भोला और नंदू ने गोपाल और फूलमती को घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। फूलमती जोर जोर से रो रही थी। गोपाल बस चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द तक नहीं कहा। गांव के लोग दूर खड़े सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। देख लिया, जिन भाइयों को तुम बाप जैसा मानते थे, आज उन्होंने ही तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। वो मेरे बड़े भाई हैं, शायद गुस्से में उनसे गलती हो गई। गलती? ये गलती नहीं है गोपाल, ये लालच है। इन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। गोपाल चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था।
शाम होने लगी थी। दोनों पति पत्नी धीरे धीरे गांव के बाहर तालाब के पास पहुंच गए। वहीं एक पुरानी सी टूटी झोपड़ी पड़ी थी। दोनों ने वहीं रहने का फैसला किया। रात हो चुकी थी। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। न खाने को कुछ था, न पीने को। अब क्या होगा गोपाल, कैसे जिएंगे हम? मुझे नहीं पता। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रात भर गोपाल और फूलमती उस टूटी झोपड़ी में बैठे रहे। फूलमती चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। देख लिया ना, जिन लोगों को तुम भगवान समझते थे उन्होंने ही तुम्हें सड़क पर ला दिया। चुप हो जाओ फूलमती, मेरा दिल और मत दुखाओ। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? तुम्हारे भाइयों ने सब कुछ छीन लिया, खेत ले लिया, घर ले लिया, पैसे ले लिए और हमें जानवरों की तरह घर से निकाल दिया। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। बस इसी अच्छाई ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। गोपाल चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुबह होते ही गोपाल ने वो 4 पुराने सिक्के उठाए। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी, शायद गांव का मुखिया उन सिक्कों के बदले कुछ पैसे दे दे। मैं मुखिया जी के पास जा रहा हूँ, शायद ये सिक्के काम आ जाए। जल्दी वापस आना, और हाँ, खाली हाथ मत आना। थोड़ी देर बाद गोपाल मुखिया के घर पहुंच गया। अरे गोपाल, तुम यहाँ कैसे? मुखिया जी, मेरे पास बस ये 4 पुराने सिक्के हैं। क्या आप इनके बदले मुझे कुछ नए पैसे दे सकते हैं? मुखिया ने सिक्के हाथ में लिए और गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद वो जोर से हंस पड़ा। अरे गोपाल, ये सिक्के तो बहुत पुराने हैं, अब इनका कोई मोल नहीं है। ये आज के जमाने में किसी काम के नहीं। ये सुनते ही गोपाल का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा? मुखिया का दिल थोड़ा पिघल गया। उसने पहली बार गोपाल को इतना टूटते हुए देखा था। देखो गोपाल, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। पूरा गांव इस बात को जानता है। लेकिन अब मैं क्या करूं मुखिया जी, कैसे जीऊं? एक काम करो, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों में काम करो। मैं तुम दोनों को मजदूरी दूंगा। कम से कम तुम दोनों भूखे तो नहीं रहोगे। गोपाल की आंखों में हल्की सी उम्मीद जगी। सच मुखिया जी, आप हमें काम दोगे? हाँ, कल सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों पर पहुंच जाना। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने आज डूबते को सहारा दे दिया। गोपाल खुशी और दुख के बीच उलझा हुआ वापस झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। उधर फूलमती उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही गोपाल पास आया, फूलमती तुरंत खड़ी हो गई। क्या हुआ, पैसे मिले? नहीं, ये सिक्के किसी काम के नहीं निकले। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारे भाइयों ने हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन मुखिया जी ने हमें अपने खेतों में काम दे दिया है। कल से हम दोनों मजदूरी करेंगे। फूलमती कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, कम से कम अब भूखे तो नहीं मरेंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोपाल और फूलमती उठ गए। दोनों ने बिना कुछ खाए पिए मुखिया के खेतों की तरफ चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों खेतों पर पहुंच गए। मुखिया पहले से ही वहां खड़ा था। आ गए तुम दोनों, चलो काम शुरू करो। आज पूरा दिन खेतों में पानी देना है। जी मुखिया जी। हम पूरी मेहनत करेंगे। दोनों सुबह से शाम तक खेतों में काम करते रहे। तेज धूप में भी न गोपाल रुका न फूलमती। शाम होते होते दोनों बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन मजदूरी के बदले उन्हें थोड़ा अनाज और कुछ पैसे मिले। इतने दिनों बाद आज पहली बार दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। रात को दोनों झोपड़ी के बाहर बैठकर रोटी खा रहे थे। तभी अचानक फूलमती की नजर दूर खेतों पर गई। वहां भोला और नंदू अपने खेतों को देखकर खुश हो रहे थे। उनके खेतों में हरी भरी फसल लहरा रही थी। भैया, इस बार तो बहुत जबरदस्त फसल हुई है, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। और क्यों नहीं होंगे, आखिर सारी जमीन अब हमारी जो है। ये बातें सुनकर फूलमती का खून खौल उठा। क्या हुआ, तुम अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गई? मैं उन दोनों को इतना खुश नहीं देख सकती। उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया और आज मजे से जी रहे हैं। छोड़ो ना फूलमती, भगवान सब देख रहा है। भगवान तब देखेगा जब हम खुद कुछ करेंगे। गोपाल हैरानी से फूलमती को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फूलमती के दिमाग में क्या चल रहा है। रात और गहरी होती गई। तभी फूलमती धीरे से उठकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? तुम बस मेरे साथ चलो, और हाँ, एक फावड़ा भी ले लो। फावड़ा? लेकिन क्यों? ज्यादा सवाल मत करो। आज तुम्हें तुम्हारे भाइयों की असली चालाकी का जवाब देना है। गोपाल डर गया, लेकिन वो फूलमती के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद दोनों उस मिट्टी वाले पतले रास्ते के पास पहुंच गए
जो बंटवारे में गोपाल को मिला था। एक तरफ भोला का खेत था और दूसरी तरफ नंदू का। बीच में वही मिट्टी की दीवार बनी हुई थी जिससे पानी रुककर खेतों में रहता था। फूलमती ने गुस्से में उस मिट्टी की दीवार की तरफ उंगली दिखाई। यही है ना तुम्हारा हिस्सा? हाँ, यही मिट्टी वाला रास्ता मेरा है। तो फिर तोड़ दो इसे। गोपाल कुछ पल के लिए चुप खड़ा रहा। उसके अंदर डर भी था और गुस्सा भी। फिर धीरे धीरे उसने फावड़ा उठाया और मिट्टी की दीवार तोड़नी शुरू कर दी। अगली सुबह जैसे ही भोला और नंदू खेतों पर पहुंचे, दोनों के होश उड़ गए। हरी भरी फसल मिट्टी में गिर चुकी थी। कई जगह फसल सूखने लगी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। दोनों भागते हुए खेत के बीच तक गए। तभी भोला की नजर टूटी हुई मिट्टी की दीवार पर पड़ी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। समझ गया, ये सब उस गोपाल का काम है। हाँ भैया, उसने हमसे बदला लिया है। दोनों गुस्से में पागल हो चुके थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। दोनों उदास होकर घर लौट आए। घर पहुंचते ही उनकी पत्नियां घबरा गईं। क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों हो? सब बर्बाद हो गया, सारी फसल खत्म हो गई। लगता है अब भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तभी अचानक भोला को कुछ याद आया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रुको, अभी भी हमारे पास एक चीज बची है। क्या? चंदन का पेड़। उसकी लकड़ी बेचकर हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। उधर झोपड़ी में फूलमती चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। तुम इतना चुप क्यों हो? मैं बस यही सोच रही हूँ, तुम्हारे भाइयों को अभी तक कोई सबक नहीं मिला। अब और क्या करना बाकी है? फूलमती धीरे से उठकर खड़ी हो गई। उसने कोने में रखी कुल्हाड़ी उठाई और गोपाल की तरफ देखकर मुस्कुराई। आज रात हम उस चंदन के पेड़ के पास जाएंगे। क्या तुम फिर कुछ करने वाली हो? उस पेड़ की जड़ किसकी है? मेरा। बस, तो फिर फैसला भी तुम्हारा होगा। रात होते ही दोनों चुपके से चंदन के पेड़ के पास पहुंच गए। चांदनी रात में वो बड़ा चंदन का पेड़ और भी ज्यादा चमक रहा था। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा है फूलमती। डरना छोड़ दो। जब उन्होंने तुम्हें बर्बाद किया था तब उन्हें जरा भी डर नहीं लगा था। फूलमती ने कुल्हाड़ी गोपाल के हाथ में दे दी। काट दो इसे, जड़ तुम्हारी है और जड़ के बिना कोई पेड़ जिंदा नहीं रह सकता। गोपाल कुछ पल तक पेड़ को देखता रहा। उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगी। उसने इसी पेड़ के नीचे खेल कूद कर बचपन बिताया था। लेकिन अगले ही पल उसे अपने भाइयों का धोखा याद आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने जोर से कुल्हाड़ी चलाई। पेड़ पर गहरा निशान पड़ गया। फूलमती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गोपाल बार बार कुल्हाड़ी चलाता रहा। कुछ देर बाद वो बड़ा चंदन का पेड़ जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। पूरा इलाका उस आवाज से गूंज उठा। आवाज सुनकर भोला और नंदू घर से बाहर भागे। जैसे ही दोनों ने गिरा हुआ पेड़ देखा, उनके होश उड़ गए। गोपाल, ये तूने क्या कर दिया? पागल हो गया है क्या? हमारा चंदन का पेड़ काट दिया। पेड़ की जड़ मेरी थी, मैंने सिर्फ अपना हिस्सा काटा है। ओए चुप, बहुत होशियार बन रहा है। होशियार हम नहीं, आप दोनों हो। बंटवारे के वक्त सब याद था ना? डाल आपकी और जड़ हमारी। भैया, इन दोनों को अभी सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, आज इन्हें सीधा राजा के पास ले जाएंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, हमारी फसल बर्बाद कर दी, पेड़ काट दिया और बोल रहा है गलत नहीं किया। जब आप लोगों ने हमें घर से निकाला था तब सही किया था। बस, बहुत बोलने लगी है। पकड़ो दोनों को। भोला और नंदू ने गोपाल को जोर से पकड़ लिया। फूलमती भी चिल्लाने लगी। छोड़ो हमें, हमने कुछ गलत नहीं किया। सुबह होते ही राजा फैसला करेगा। उस रात भोला और नंदू ने गोपाल और फूलमती को एक कमरे में बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था। गोपाल चुपचाप जमीन पर बैठा था। शायद हमसे सच में गलती हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने सिर्फ अपना हक लिया है। पर अब राजा क्या सजा देगा? जो सच के साथ होता है उसका भगवान कभी बुरा नहीं करता। सुबह होते ही भोला और नंदू दोनों को राजा के दरबार में ले गए। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। क्या मामला है? किस बात का झगड़ा है? महाराज, मेरे छोटे भाई ने हमारी फसल बर्बाद कर दी और हमारा चंदन का पेड़ भी काट दिया। महाराज, इन दोनों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। क्या ये सच है? महाराज, मैंने वही किया जो बंटवारे में मुझे मिला था। साफ साफ बताओ, पूरा सच क्या है? गोपाल ने दरबार में शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना दी। कैसे बंटवारा हुआ, कैसे उसे सिर्फ मिट्टी का रास्ता, पेड़ की जड़ और घर की छत मिली, कैसे उन्हें घर से निकाल दिया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग भोला और नंदू को गुस्से से देखने लगे।
क्या ये सब सच है? वो महाराज, चुप! तुम दोनों ने लालच में अंधे होकर अपने ही भाई के साथ अन्याय किया है। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। माफी? जब तुम्हारा भाई सड़क पर था तब तुम्हें दया नहीं आई? भोला और नंदू डर से कांपने लगे। तभी अचानक दरबार के बाहर से एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था। सब लोग उस बुजुर्ग को देखने लगे। कौन हो तुम और ये बॉक्स में क्या है? महाराज, मेरा नाम देवनाथ है और जो सच यहाँ छुपा है वो इसी बॉक्स के अंदर है। ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है, इसकी बात मत सुनिए महाराज। चुप रहो, पहले इसे बोलने दो। देवनाथ धीरे धीरे गोपाल के पास गया। उसने बॉक्स खोला। अंदर वही पुराने 4 सिक्के चमक रहे थे। गोपाल हैरान रह गया। ये तो मेरे सिक्के हैं, आपके पास कैसे आए? कल जब तुम मुखिया के घर गए थे तब मैंने ये सिक्के देखे थे। तुम नहीं जानते, ये आम सिक्के नहीं है। बस करो ये बकवास, पुराने बेकार सिक्के हैं वो। बेकार नहीं, बहुत कीमती है। ये पुराने राजघराने के सिक्के हैं। इनकी कीमत सोना चांदी से भी ज्यादा है। दरबार में सब लोग हैरान रह गए। भोला और नंदू एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नहीं, ये झूठ है। झूठ? तो महाराज राज खजाने के मंत्री को बुला लीजिए, वो सच बता देंगे। राजा ने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया। कुछ देर बाद राज खजाने का मंत्री दरबार में आया। उसने सिक्के हाथ में लिए और देखते ही हैरान रह गया। महाराज, ये तो हजारों साल पुराने राज सिक्के हैं। आज के जमाने में इनकी कीमत करोड़ों में होगी। करोड़ों? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब समझ आया? जिसे तुम बेकार समझकर फेंक रहे थे, आज वही तुमसे ज्यादा अमीर निकला। भोला और नंदू का चेहरा सफेद पड़ गया। गोपाल खुद यकीन नहीं कर पा रहा था। महाराज, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। गोपाल, तुम ईमानदार हो और तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए आज से तुम्हें तुम्हारे पिता की आधी जमीन वापस दी जाती है। महाराज नहीं, ऐसा मत कीजिए। चुप! तुम दोनों को सजा मिलेगी। 1 साल तक तुम दोनों गांव के गरीब लोगों के लिए काम करोगे, तब समझ आएगा दर्द क्या होता है। हमें माफ कर दीजिए महाराज। जब गोपाल रोया था तब तुम दोनों हंसे थे। आज तुम्हारी बारी है। भोला और नंदू रोते हुए सिपाहियों के साथ चले गए। दरबार में सब लोग गोपाल की तरफ इज्जत से देखने लगे। फूलमती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे हिम्मत नहीं देती तो मैं कभी सच के लिए खड़ा नहीं हो पाता। अब रोना बंद करो और नई जिंदगी शुरू करो। और हाँ गोपाल, तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की हमें जरूरत है। आज से तुम सुंदरपुर गांव के नए मुखिया होगे। मैं? हाँ, क्योंकि जो दर्द समझता है वही सच में इंसाफ कर सकता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। गोपाल और फूलमती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिस इंसान को एक वक्त पर घर से निकाल दिया गया था, आज वही पूरे गांव का सबसे इज्जतदार आदमी बन चुका था।